Hello students, now we are continuing with question number 50. This is again one of the very important question of the section. So it is again asked so many times. The question is, show that Navier equation becomes identical in case of plane stress to that in plane strain just by changing Lami's constant. बोलता अगर हम Lami's constant को चेंज कर दें तो उस केस में प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन में जो Navier इक्वेशन होगी दैट इज सेम माइंड इट इज इंपॉर्टेंट हियर. Or when is a body in the state of plane strain, plane stress. पूछ रहा है कि प्लेन स्ट्रेन में बॉडी कब होगी, प्लेन स्ट्रेस में बॉडी कब होगी. शो दैट सॉल्यूशन ऑफ जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस. ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा मैक्सिमम. जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस में ये दो तो आराम से समझा देंगे, पर इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा. Show that solution of generalized plane stress problem depends upon the solution of plane strain problem by changing Lami's constant. Or describe completely the phrasing of boundary value problem in terms of plane stress and generalized plane stress. मतलब बाउंड्री वैली प्रॉब्लम को बोल रहा है डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ प्लेन स्ट्रेस और इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस. इसमें ये जो जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे. Or describe briefly the concept of plane stress and generalized plane stress. In the plane strain problem, the component u alpha, tau alpha, beta are independent of x3 coordinate, but in the problem of plane stress, these components may be depends upon x3. बोल रहा है कि प्लेन स्ट्रेस के केस में ये दे मे डिपेंड्स अपॉन x3 component, but in case of plane strain there is no x3 component. Or discuss in detail electrostatic boundary value problem for plane strain, plane stress and generalized plane stress. Or distinguish between plane strain, plane stress and generalized plane stress problem. तो इसमें plane strain और plane stress it is simple one, but generalized plane stress it is quite difficult. So one by one we will discuss. So answer B, a body parallel to x1 x2 plane is said to be in the state of plane stress if the stresses components tau 13, tau 23, tau 33 are all equal to 0. ये हम कर चुके हैं बात अभी, क्योंकि वी आर स्टडिंग इन प्लेन in simple x1 x2 plane. So in this case x3 component is 0, so that's why tau 13, tau 23 and tau 33 they are 0. The plane stress problem can be formulated as follows. तो ये कैसे फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन से. अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो अभी किया हमने पिछले वीडियो में, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी. टाउ आई जे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता है लैम्डा न्यू डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे. तो यहाँ से टाउ 1 निकाल लो, टाउ 2 निकाल लो, टाउ 3 निकाल लो. ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं. टाउ 3 क्योंकि जीरो है, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है तो टाउ 3 जीरो हो जाएगा. तो इसके जीरो होने की वजह से यहाँ से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ E33. तो यहाँ से लैम्डा टाइम्स E11 प्लस E22 प्लस E33 प्लस 2 म्यू E33 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन की हेल्प से वी विल फाइंड E33. तो वैल्यू ऑफ E33 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स E11 प्लस E22 बट लैम्डा प्लस 2 म्यू. एंड टाउ 12 2 म्यू E12 होता है, ये भी आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं. उसके बाद क्या किया हमने, इस E33 की वैल्यू उठाओ, ये जो हमने E33 की वैल्यू निकाली इसको उठाओ और 1 और 2 में पुट कर दो. यहाँ पे E33 की वैल्यू 1 और 2 में यहाँ पे पुट कर दी. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे फिर से. तो टॉप 1 इक्वल टू लैम्डा E11 लैम्डा टाइम्स E11 प्लस E22 और E33 की वैल्यू रखी माइनस लैम्डा E11 प्लस E22 बटे लैम्डा प्लस 2 म्यू E11. और उसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाली एक्सप्रेशन में भी रख दिया और सॉल्व किया. तो ये लैम्डा टाइम्स 1 यहाँ पर क्या किया, E11 प्लस E22 दोनों में कॉमन, E11 प्लस E22 यहाँ से कॉमन, तो ये बचा यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा टाइम लैम्डा प्लस 2 म्यू डिवीजन में इंटू E11 प्लस E22 प्लस 2 म्यू E11 इक्वल टू ये एलसीएम वगैरह ले लिया यहाँ पे 2 म्यू बटे लैम्डा प्लस 2 म्यू E11 प्लस E22 प्लस 2 म्यू E11. तो टॉप 1 आ गया यहाँ से 2 लैम्डा म्यू बटे लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू ब्रैकेट में E11 प्लस E22 प्लस 2 म्यू E11. तो ऑन द सेम लाइन्स टाउ 2 बन गया, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स तो एज इट इज़ रहेंगे. फ़र्क क्या पड़ेगा, E11 बन जाएगा E22, E22 बन जाएगा E11. तो E11 की जगह E22, E22 की जगह E11, E11 की जगह E22. एंड टाउ 12 एज इट इज़ 2 म्यू E12. अगेन
टॉ वन वन इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, लैमेज कांस्टेंट को चेंज कर दिया, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जो ऊपर टॉ वन वन निकाला था उसमें लैमेज कांस्टेंट लैम्डा था, अब जो टॉ वन वन निकाले इसमें लैमेज कांस्टेंट मैंने ले लिया लैम्डा स्टार। तो वी आर रिप्लेसिंग दिस लैम्डा बाई लैम्डा स्टार। सो टॉ वन वन इक्वल टू लैम्डा स्टार ई वन वन प्लस ई टू टू, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रखा, प्लस टू म्यू ई वन वन। ठीक है जी, तो ये बन गया लैम्डा स्टार ई वन वन प्लस ई टू टू इज़ न्यू वन, टू म्यू ई वन वन। फिर लैम्डा स्टार इक्वल टू, लैम्डा स्टार बन गया आपका ये बड़ी वैल्यू, टू लैम्डा म्यू बट लैम्डा प्लस टू म्यू। ये जो कांस्टेंट आया था, सॉरी ये जो कांस्टेंट आया था टू लैम्डा म्यू बट लैम्डा प्लस टू म्यू, इसको मैंने नाम दे दिया लैम्डा स्टार। ठीक है जी, लैम्डा स्टार ई वन प्लस ई टू टू प्लस टू म्यू ई वन वन। तो टॉ वन वन आ गया आपके पास ये, लैम्डा स्टार आ गया ये, न्यू वन आपका हो गया ई वन वन प्लस ई टू टू। ऑन द सेम लाइन्स टॉ टू टू बन जाएगा लैम्डा स्टार न्यू वन प्लस टू म्यू ई टू टू, और टॉ वन टू तो एज इट इज़ रहेगा टू म्यू ई वन टू। सो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस कैन बी रिटन एज, तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन क्या बन गया, देखो जरा क्या बन जाएगा, टॉ आई जे इक्वल टू लैम्डा स्टार, लैम्डा की जगह आ गया लैम्डा स्टार, न्यू वाई डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे। एंड अगर इसको ध्यान से देखें तो दिस रिलेशन इज सिमिलर टू द रिलेशन टॉ आई जे इक्वल टू लैम्डा न्यू डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे। तो यहाँ पर आके आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया कि प्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन में और स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस रिलेशन और स्ट्रेन रिलेशन में अगर लैमेज को चेंज कर दिया जाए, लैमेज कांस्टेंट को चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। विच मीन्स दैट प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम बिकम्स आइडेंटिकल टू प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम बाई चेंजिंग लैमेज कांस्टेंट। यहाँ लैमेज कांस्टेंट लैम्डा, तो यहाँ बना था लैम्डा स्टार, बाकी को फर्क नहीं पड़ेगा इसको। बट दीज देयर इज फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इन द टू स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू लैम्डा एंड लैम्डा स्टार। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर लैमेज कांस्टेंट को हम चेंज कर दें तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम एंड प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड देखते हैं। इन द प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम टाउ आई जे एंड यू आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स थ्री। देखा आपने, प्लेन स्ट्रेन के केस में टाउ आई जे और यू आई जो थे, ये स्ट्रेस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स थ्री। लेकिन इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस दे मे डिपेंड्स ऑन एक्स थ्री। तो कैसे है देखते हैं जरा। अगेन वी नो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज टाउ आई जे कॉमा जे इक्वल टू माइनस एफ आई। ठीक है जी, टाउ आई जे की वैल्यू रख दी, अभी निकालिए आपने, लैम्डा स्टार न्यू वन डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे। ठीक है जी, कॉमा जे माइनस एफ आई, कॉमा जे का मतलब डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, तो बन गया लैम्डा स्टार कांस्टेंट बार न्यू वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, डेल्टा आई जे कांस्टेंट, टू म्यू ई आई जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे इक्वल टू माइनस एफ आई। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। लैम्डा स्टार कर ली न्यू वन और कर ली एक्स आई, डेल्टा कनेक्टेड डाटा को यूज़ कर ले, जे की वैल्यू आई तो बन जाएगा एक्स आई प्लस म्यू, यहाँ फिर ई आई जे की वैल्यू होती है, ई आई जे की वैल्यू होती है हाफ यू आई कॉमा जे प्लस यू जे कॉमा आई, हाफ टू कैंसिल हो जाएंगे तो कर ली और कर ली एक्स जे ऑफ यू आई कॉमा जे प्लस यू जे कॉमा आई इक्वल टू माइनस एफ आई। तो बनकर लैम्डा स्टार कर ली न्यू वन और कर ली एक्स वन प्लस म्यू कर ली और कर ली एक्स जे यू आई कॉमा जे अलग अलग कर दिया, प्लस म्यू कर ली और कर ली एक्स जे यू जे कॉमा आई इक्वल टू माइनस एफ आई। तो लैम्डा स्टार कर ली न्यू वन और कर ली एक्स आई प्लस म्यू कर ली स्क्वायर, ये कर ली और कर ली एक्स जे है, और यहाँ पर कॉमा जे भी लगा हुआ है तो ये बन जाएगा टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, तो बन जाएगा कर ली स्क्वायर और कर ली एक्स जे स्क्वायर यू आई, यहाँ पर बाहर कर ली और कर ली एक्स जे है, यहाँ पर कर ली और कर ली एक्स आई है, तो बन जाएगा कर ली स्क्वायर और कर ली एक्स आई कर ली एक्स जे यू जे इक्वल टू माइनस एफ आई। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं है। उसके बाद लैम्डा स्टार कर ली न्यू वन और कर ली एक्स आई एज इट इज़ प्लस म्यू, ये बन गया कर ली स्क्वायर और कर ली एक्स जे स्क्वायर यू आई प्लस म्यू कर ली स्क्वायर और कर ली एक्स आई कर ली एक्स जे यू जे इक्वल टू माइनस एफ आई। तो कर ली स्क्वायर और कर ली एक्स जे कर ली एक्स जे स्क्वायर बन गया डेल स्क्वायर, ये बन जाएगा म्यू डेल स्क्वायर यू आई प्लस म्यू कर ली और कर ली एक्स आई बाहर निकाल दिया, ये बन जाएगा कर ली यू जे और कर ली एक्स जे, मतलब यू जे कॉमा जे, और यू जे कॉमा जे होता है न्यू वन, यू जे कॉमा जे होता है ई जे और ई जे होता है न्यू वन। तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर कर ली न्यू वन और कर ली एक्स आई प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू आई प्लस म्यू कर ली न्यू वन और कर ली एक्स आई माइनस इक्वल टू माइनस एफ आई, ये दोनों क्लब कर दिए, ये बन जाएगा लैम्डा स्टार प्लस म्यू कर ली न्यू वन और कर ली एक्स आई प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू आई इक्वल टू माइनस एफ आई। and this equation is identical with the equation of plane strain which is proved in question number 49. So this is the equation of Navier, but the difference is
difference is we are replacing this lambda by lambda star. So in question number 49 we proved Navier-Stokes equation which is identical to this equation, but the difference is only in that equation there is lambda here. मतलब इसका लैम्डा और लैम्डा स्टार को अगर इंटरचेंज कर दें तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशंस फॉर प्लेन स्ट्रेन एंड प्लेन स्ट्रेस. तो ये दो केसेस थे जो अभी हमने डिस्कस किए, प्लेन स्ट्रेन एंड प्लेन स्ट्रेस. अब आ रहा है जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस. अब इस केस में तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा. तो जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस क्या है? प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम इज़ नॉट एग्जैक्टली टू डायमेंशनल. अभी हमने बात की प्लेन स्ट्रेन में तो आपके दो ही कंपोनेंट होंगे, दो ही डायमेंशंस होंगी, लेकिन प्लेन स्ट्रेस में देयर मे बी टू डायमेंशंस और देयर मे बी थ्री डायमेंशंस. तो जो जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस है इसमें क्या है? प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम इज़ नॉट एग्जैक्टली टू डायमेंशनल बट इट कैन बी मेड टू डायमेंशनल. इसको बना सकते हैं हम कैसे? इफ वी कंसिडर ए वेरी थिन प्लेट इन प्लेस ऑफ सिलेंडर. मतलब क्या बोल रहा है? प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम जो है बेसिकली इट इज़ नॉट टू डायमेंशनल, लेकिन इसको हम टू डायमेंशनल बना सकते हैं. लेकिन टू डायमेंशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन में सिलेंडर लिया था, उस सिलेंडर की जगह लेंगे यहाँ पर थिन प्लेट, और इतनी पतली प्लेट लेंगे कि आपको तीसरी एक्सिस ही नजर ना आए यहाँ पे. which gives proper solution of problem of plane stress, and this is named as generalized plane stress. इस थिन प्लेट की वजह से इसको हमने नाम दिया जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम. सो कंसिडर अ सिलेंडर. अब देखते हैं जरा, डिस्कशंस हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगे और कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करें साथ साथ में. कंसिडर अ सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू x3 एक्सिस एंड विद बेस इन द प्लेन x3 इक्वल टू प्लस माइनस एच. अब ये थोड़ा सा आपको, या तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से अपने दिमाग में पिक्चर बनाते चलो. डायग्राम यहाँ खैर बनी हुई है पर इट इज़ नॉट सफिशिएंट बिकॉज दिस इज थ्री डायमेंशनल डायग्राम विच इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ थ्री डायमेंशन इन टू डायमेंशन. सो consider a cylinder with generator parallel to x3 axis and with base in the plane x3 equal to plus minus h. मतलब ये जो x3 एक्सिस है प्लस एच ऊपर को गए, माइनस प्लस एच नहीं, माइनस एच का मतलब डाउनवर्ड्स, ओरिजिन से एच यूनिट ऊपर गए, एच यूनिट नीचे गए, उसकी मोटाई सिलेंडर की, जिसको हमने एज अ थिन प्लेट ट्रीट करना है. वी विल ट्रीट सच सिलेंडर एज अ प्लेट ऑफ हाइट 2h. हाइट 2h का मतलब ओरिजिन से एच ऊपर, ओरिजिन से एच नीचे, विच इज़ वेरी स्मॉल एंड द प्लेन x3 इक्वल टू 0 इज़ द मिडल प्लेन ऑफ द प्लेट. और x3 इक्वल टू 0 हमने इस प्लेट का हमने मिडल ले लिया, इस मिडल के ऊपर x3 इक्वल टू 0. ठीक है जी. लेट अस सपोज दैट द फेसेस ऑफ द प्लेट, अब सोचना तुमने, आर फ्री ऑफ अप्लाइड लोड. जो इस प्लेट के जो फेसेस हैं आपको पता होना चाहिए, जब ये थिन प्लेट ली तो उसके फेसेस दो ही होंगे. तो बोल रहा है कि इस प्लेट हमने फेसेस इस तरीके से लिए कि यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी लोड जो है वो नहीं है. एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन द एज ऑफ द प्लेट, और जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो सारी एजेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं, मतलब फेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं है. विच आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू मिडल प्लेट, मिडल प्लेन. और साथ में कंडीशन है कि वो जो एजेस के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं दे आर यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दिस इज द डायग्राम. दिस इज x1 एक्सिस, दिस इज x3 एक्सिस, दिस इज x2 एक्सिस. ठीक है. ये प्लेट की हमने मोटाई ले ली, ये वाली जो है विच इज़ ऑफ हाइट 2h. ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds ले लिया यहाँ पे, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज टू टी अल्फा 2h ds बटे एरिया. कैसे लिखते हो देखते हैं जरा. इफ द कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट डी सिग्मा, ये डी सिग्मा की वैल्यू होगी 2h ds, ये जो ले रहा हूँ मैं 2h ds ऑफ एज आर टी अल्फा 2h dt, वेयर टी अल्फा इज द स्ट्रेस वेक्टर अप्लाइड ऑन द कर्व. इस कर्व के ऊपर जो स्ट्रेस फोर्स आपने लगाई रखी है दैट इज इक्वल टू टी अल्फा. सपोज कंपोनेंट F3 ऑफ द बॉडी फोर्सेज वैनिशेज, ये ले लिया हमने क्योंकि x3 कंपोनेंट यहाँ पर है नहीं तो इसका F3 कंपोनेंट खत्म. एंड रेस्ट कंपोनेंट्स F अल्फा मतलब F1 और F1 तथा F2 आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू मिडल प्लेन. ये सिमेट्रिकल ले लिया हमने दोनों कंपोनेंट. देन देर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x3 एक्सिस. तो जब x3 एक्सिस में फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगी? तो इसका u3 इज इक्वल टू 0 इन x3 डायरेक्शन. सो इफ प्लेट इज़ वेरी थिन देन u3 इज़ आल्सो वेरी स्मॉल. सोचना आपने, अगर प्लेट बहुत स्मॉल है, बहुत थिन है, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का दैट इज
again very small. But due to symmetrical distribution of external forces, mean value to u3 is 0 and the mean value of u1 and u2 are given by, तो जो u3 की मीन वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 0 और u1 और u2 की जो मीन वैल्यू होगी वो ले लिया हमने ui बार ऑफ फंक्शन x1 x2 इक्वल टू 1/2h। मीन कैसे निकालते थे आपको पता होना चाहिए, मीन कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मीन ले लिया हमने -h2h ui ऑफ x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 2h। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 2h और सम ऑफ जो टर्म्स है दैट इज इक्वल टू -h2h ui एंड u3 बार इज इक्वल टू 0। Since the forces of plate are assumed to be free of external load, अभी थोड़ी देर पहले बोला हमने कि जो प्लेट्स के फेसेस हैं दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल लोड। सो वी हैव, इसका मतलब τ13 इज फंक्शन ऑफ x1 x2 प्लस माइनस h, τ23 x1 x2 है प्लस माइनस h का फंक्शन और इक्वल टू 0। मतलब इसका τ13 और τ23 क्योंकि थर्ड कंपोनेंट है ही नहीं तो τ13 τ23 दोनों कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। ओके, वी नो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, टाउ आई जे कॉमा जे प्लस कैपिटल एफ आई इक्वल टू 0 होती है। कॉमा जे का मतलब कर ली और कर ली एक्स जे ऑफ टाउ आई जे प्लस एफ आई इक्वल टू 0। उसके बाद आई की वैल्यू 1 फिक्स करके जे की वैल्यू 1 2 3 2 पहली क्वेश्चन आ जाएगी। आई की वैल्यू 2 फिक्स करके जे की वैल्यू 1 2 3 2 दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू 3 फिक्स करके जे की वैल्यू 1 2 3 2 तीसरी क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है जी। इन केस ऑफ जनरलाइज्ड प्लेन स्ट्रेस, in case of generalized plane stress, multiply by 1/2h and integrate with respect to x3 between -h to h, then equation number 4 can be written as। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 1/2h से मल्टीप्लाई किया तीनों इक्वेशनों को और -h to h इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट बना उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कर ली x1 τ11 इज रिप्लेस्ड बाई τ11 बार, कर ली x2 τ12 इज रिप्लेस्ड बाई τ12 बार, τ13 इज फिनिश्ड क्योंकि थर्ड कंपोनेंट नहीं x3 नहीं यहाँ पे, एंड f1 बार इक्वल टू 0। उसी तरीके से दूसरे में कर ली x1 τ21 बार प्लस कर ली x2 τ22 बार, ये फिर 0 हो गया प्लस f2 बार इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि थर्ड इक्वेशन में कर ली x1 यहाँ τ31 है, कर ली x2 यहाँ τ32 है, कर ली x3 यहाँ τ33 है, यहाँ पर f3 है। तीनों में थर्ड कंपोनेंट है तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि x3 कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो दिस इक्वेशन गोज आउट and we left with this number 5 where tau bar 23 is equal to 1/2h integration -h to h tau alpha beta dash dx3। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया मीन की फॉर्म में, एंड अल्फा एफ अल्फा बार बन गया 1/2h -h to h एफ अल्फा dx3 वेर अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to 2, थर्ड कॉम्पोनेंट है नहीं। दीज आर द मीन वैल्यूज ऑफ टाउ अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा, टाउ अल्फा बीटा एंड एफ अल्फा, ये जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा ऊपर, दे आर द मीन्स ऑफ टाउ अल्फा बीटा एंड एफ अल्फा। ओके, नाउ वी शैल फाइंड द मीन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन की मीन वैल्यू प्रॉब्लम निकालते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या बन जाएगा, टाउ आई जे बार आ गया, मीन जब मीन की बात करेंगे तो बार आ जाएगा, लैम्डा स्टार μ1 बार डेल्टा आई जे एज इट इज प्लस म्यू कॉन्स्टेंट एज इट इज u बार आई कॉमा जे प्लस u बार जे कॉमा आई, कुछ नहीं बार आ गया जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन था, लैम्डा की जगह लैम्डा स्टार आ गया। वेर लैम्डा स्टार इक्वल टू लैम्डा म्यू ओवर लैम्डा प्लस 2 म्यू μ1 बार इज इक्वल टू यू आई कॉमा आई बार, पता आपको। इन इक्वेशन नंबर देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नंबर 5, जो फर्स्ट इक्वेशन थी नंबर 5 की, नंबर 5 हैज़ 2 इक्वेशंस, ये है नंबर 5 आपके पास, इट हैज़ 2 इक्वेशंस। वन है कर ली x1 τ11 बार प्लस कर ली x2 τ12 बार प्लस f1 बार इक्वल टू 0, और दूसरी है कर ली x1 τ21 बार प्लस कर ली x2 τ22 बार प्लस f2 बार इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द 2 इक्वेशन, इसमें से पहले उठा ली मैंने। कर ली x1 τ11 बार की वैल्यू यहाँ से उठाई, टाउ आई जे बार आपने लिखा जनरल एक्सप्रेशन, यहाँ से τ11 बार उठाया और यहाँ रख दिया, प्लस कर ली x2 τ12 बार निकाला, आई की जगह 1 जे की वैल्यू 2 रखी, τ12 बार रख दिया प्लस f1 बार इक्वल टू 0। उसका इस इक्वेशन को किया सॉल्व, तो लैम्डा स्टार कर ली x1 μ1 बार प्लस 2 म्यू बाहर, कर ली x1 μ1, 1 बार प्लस कर ली x2 म्यू बाहर u बार 1, 2 प्लस म्यू कर ली x2 u 2, 1 बार प्लस f1 बार इक्वल टू 0। ठीक है जी, पहली टर्म एज इट इज़ लैम्डा स्टार कर ली x1 μ1 बार एज इट इज़ प्लस म्यू यहाँ पर 2 टाइम
करली और करली x1, ये बना u1 बार कॉमा 1, ये कॉमा 1 का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर और करली x1 स्क्वायर। तो 2 टाइम करली स्क्वायर और करली x1 स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने करली स्क्वायर और करली x1 स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर और करली x1 स्क्वायर u1 बार, और प्लस म्यू एज इट इज़। यहाँ पर ये u1 बार कॉमा 2 है, तो कॉमा 2 बन जाएगा करली स्क्वायर और करली x2 स्क्वायर u1 बार, और यहाँ पर म्यू एज इट इज़, और ये u2 कॉमा 1 है, करली और करली x2 पहले ही है, 1 यहाँ पर है, तो करली स्क्वायर और करली x1 करली x2 u2 बार प्लस f1 बार इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्टार करली और करली x1 u1 बार, ये बन गया आपका। अब इसको क्लब किया हमने, करली स्क्वायर और करली x1 स्क्वायर u1 बार प्लस करली स्क्वायर और करली x2 स्क्वायर u1 बार, ये इन दो टर्म को क्लब करके ये बन जाएगा म्यू डेल स्क्वायर u1 और करली स्क्वायर ओवर करली x2 स्क्वायर, करली स्क्वायर ओवर करली x1, करली स्क्वायर ओवर करली x1, करली स्क्वायर ओवर करली x1 u1 बार, और यहाँ से करली ओवर करली x1 कॉमन ले लिया बार, तो म्यू यहाँ से म्यू मतलब इस टर्म से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म में से पहले म्यू कॉमन आ गया बाहर, फिर करली और करली x1 आ गया दोनों से बाहर, अंदर बचा आपके पास u बार 1 u1 बार कॉमा 1, क्योंकि यहाँ से करली और करली x1 अंदर जाएगा, और यहाँ से करली और करली x2 अंदर जाएगा, u बार 2 कॉमा 2 प्लस f1 बार इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लैम्डा स्क्वायर करली और करली x1 u1 बार प्लस म्यू डेल स्क्वायर u1 बार प्लस म्यू करली और करली x1, ये u1 कॉमा 1 प्लस u2 कॉमा 2 बन गया आपका u1, तो बाहर लगा तो बाहर आ गया प्लस f1 इक्वल टू 0। और इसका पहली और लास्ट, पहली और थर्ड टर्म दे आर सेम, मतलब इसमें से करली u1 बार बटे करली x1 बार कॉमन ले लिया, तो बन जाएगा लैम्डा स्टार, ये म्यू डेल स्क्वायर u1 बार पहले लिख दिया, और इन दोनों में करली u1 बटे करली x1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा लैम्डा स्टार प्लस 2 म्यू, सॉरी लैम्डा स्टार प्लस म्यू इंटू करली और करली x1 u1 बार प्लस कैपिटल f1 बार इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनी आपकी बाय सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। तो ऑन द सेम लाइंस जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तो u1 की जगह आ जाएगा u2, u1 की जगह आ जाएगा u2, f1 की जगह आ जाएगा f2। Also, the system of equation involving tau ij bar can be obtained from compatibility equation। तो बोलता है कि इसको हम compatibility equation से भी निकाल सकते हैं, and it comes out to be same as in case of plane strain। तो अगर compatibility equation को यूज़ करेंगे तो उस केस में भी plane strain वाली प्रॉब्लम और plane stress वाली प्रॉब्लम जो है दे आर आइडेंटिकल। दैट इज डेल स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू -2 लैम्डा स्टार प्लस म्यू बटे लैम्डा स्टार प्लस 2 म्यू एफ अल्फा कम अल्फा बार, इसके साथ में थीटा 1 आपको पता है टाउ 1 बार प्लस टाउ 2 बार। क्वेश्चन नंबर 50 से आ जाएगा। दीज इक्वेशन गिव्स एक्सप्रेशन फॉर टाउ बार अल्फा बीटा व्हेन द बाउंड्री कंडीशन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टाउ अल्फा बीटा बार न्यू बीटा इक्वल टू टी अल्फा बार, where T alpha bar are the component of force acting on the element। The two-dimensional problem consisting of equation number 5, 6 and 7 is termed as problem in generalized plane stress। तो ये जो 5, 6 और 7 जो इक्वेशन लिखी हमने निकाली, these equation itself represents the problem of generalized plane stress। So this is all about of this chapter, which include 2 questions only of third section, and both the questions are very important। and I wish कि या तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 16 नंबर के पेपर में मिल जाएंगे, या दोनों में से एक 100% आपको पेपर में नज़र आएगा। सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।